Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is about question number 39 of ICAP question bank. Question number 39 is about an individual और जो कि सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है। सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने इनकम और टैक्स दोनों का कैलकुलेशन बनाना है। सो मिस्टर सईद जो है जो कि सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है इज़ वर्किंग ऑन अ फॉरेन वेसल और ये फॉरेन वेसल जो है इट बिलोंग्स टू डेल्टा शिपिंग कंपनी जो कि स्पेन में बेस्ड है और ये 3 साल से यहाँ काम कर रहा है और इसकी जो तनख्वाह है वो इन्होंने बताई है कि US$ 15,000 है। मंथली सैलरी ये बता रहे हैं और नॉर्मल बैंकिंग चैनल से ये पाकिस्तान आते हैं पैसे। US$ का कन्वर्जन रेट भी इन्होंने दिया हुआ है और वो 170 रुपये है। अब इसने रिज़ाइन भी कर दिया है 1 अक्टूबर 2023 से। इसका मतलब ये है कि हमारे टैक्स ईयर में ये जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने यहाँ पे जॉब कर रहा है। नाउ ये जो 3 महीने यहाँ पे जॉब कर रहा है, यहाँ एक चीज़ मैं बता दूँ, क्लैरिटी कर दूँ कि ये एक उस वक्त का क्वेश्चन है जिस वक्त यानी पास्ट पेपर्स में से ही है ये सवाल, जिसको थोड़ा सा रिफाइन करके दिया हुआ है क्वेश्चन बैंक में। सो ये एक एग्जाम्पशन हुआ करती थी पहले कि अगर कोई सैलरी इनकम है किसी सी फारर की जो कि पाकिस्तानी सी फारर है, यानी कि जैसे मर्चेंट नेवी का सेलर होता है, तो अगर वो किसी ऐसे शिप के ऊपर है जो फॉरेन वेसल है और वो अपनी सैलरी पाकिस्तान भेज देता है बैंकिंग चैनल से, तो फिर उसकी सैलरी इनकम को एग्जेम्प्ट माना जाता था। अभी ये जो एग्जाम्पशन है ये ख़त्म हो गई भी है, ठीक है, इट्स नॉट एप्लीकेबल नाउ। मतलब काफ़ी साल से ख़त्म हो गई है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन पुराना है तो इसलिए वो इन्फॉर्मेशन तो उसी तरह ही है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी जो सैलरी इनकम है ये अब टैक्सेबल है, राइट। और इसमें हम ये भी नहीं कह रहे कि ये अब रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट है और वो अपनी फॉरेन सोर्स इनकम को पाकिस्तान लेकर आ रहा है, तो वो वाला सिनेरियो भी ये नहीं बनता है, ठीक है जी। सो 1 अक्टूबर 2023 से इसने रिज़ाइन कर दिया है DSL से, डेल्टा शिपिंग कंपनी से, और इसने HPL को ज्वाइन कर लिया है एज जनरल मैनेजर। ठीक है जी। सो हम एक सैलरी की वर्किंग बना लेंगे और इस सैलरी की वर्किंग में हम ये इसकी DSL से जो सैलरी है इसको टैक्सेबल लिखेंगे, एग्जाम्प्ट नहीं लिखेंगे। और उसके बाद जो अगली एम्प्लॉयमेंट शुरू हो गई है उसका इंफॉर्मेशन देखते हैं। सो ये हमारा एक मेन फॉर्मेट होगा जिस पे हम आंसर को कंक्लूड करेंगे। इसमें आप बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल दें, नेम, टाइप ऑफ पर्सन, रेजिडेंशियल स्टेटस और टैक्स ईयर। सो हारिस फार्मा लिमिटेड HPL से इसको जो मंथली एमोल्यूमेंट्स मिल रहे हैं उसको हमने डेफिनेटली फिर जितने मंथ के लिए उसने जॉब यहाँ पे करेगा उतने मंथ की हमने कैलकुलेशन बनानी होगी। सो 6 लाख रुपए बेसिक सैलरी है और बेसिक सैलरी में कुछ भी एग्जाम्प्ट नहीं होता है, तो हम इसकी 9 मंथ्स की कैलकुलेशन 6 लाख की बनाएंगे और ये फुली टैक्सेबल होगा। दूसरा जो अमाउंट है दैट इज़ मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस जो है वो हमें पता है कि इसमें 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जाम्प्ट होता है और वी विल सिंपली मेक दिस एग्जाम्पशन। 66,000 रुपये जो अलाउंस है उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रॉस फिगर बनेगा, और जो बेसिक सैलरी बन रही है उसका 10% एग्जाम्प्ट होगा, तो 54,000 रुपये बनते हैं जो टैक्सेबल इनकम में आ जाएगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ अबाउट बोनस जो कि 2 मंथली बेसिक सैलरीज के बराबर है। लेकिन ये जो बोनस है ये इसकी परफॉर्मेंस पे जो इसको मिला है ये मिला 5 जुलाई 2024 को है। अभी चूंकि सैलरी के केस में हम अक्रूवल बेसिस नहीं बल्कि कैश बेसिस फॉलो करते हैं, तो कैश बेसिस के मुताबिक तो ये हमारे टैक्स ईयर में पेमेंट आ ही नहीं रही। तो इसलिए ये जो बोनस है इसके केस में कुछ भी अमाउंट हमारी अब सैलरी इनकम में नहीं आएगी, क्योंकि ये तो हमारे टैक्स ईयर ख़त्म जो कि 30 जून 2024 को ख़त्म हो जाता है हमारा टैक्स ईयर, तो हमारे टैक्स ईयर में तो ये पैसे मिल ही नहीं रहे। 2 गाड़ियाँ मिली हुई हैं जी कंपनी मेंटेन्ड, और जो ये दोनों गाड़ियाँ हैं ये इन्होंने ख़रीदी थी 1 अक्टूबर 2022 को। और जो 35 लाख रुपए की गाड़ी है वो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ होती है और जो 19 लाख रुपए की गाड़ी है वो पर्सनल वाज यूज़ फॉर पर्सनल पर्पसेस। तो इसका मतलब अब हमें जो ऑफिशियल यूज़ है उसके केस में तो वो एग्जाम्प्ट होगा, लेकिन जो पर्सनल यूज़ के लिए है वो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ व्हीकल हम लेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि पूरे साल चूंकि ये अवेलेबल नहीं है, 9 मंथ्स के लिए आपकी एम्प्लॉयमेंट है इस एम्प्लॉयर के पास, तो 9/12 इसको ज़रूर करना है। नेक्स्ट इज़ फ्री लंच फ्रॉम रेस्टोरेंट।
ओन्ड बाय एचपीएल डायरेक्टर। एचपीएल के डायरेक्टर का रेस्टोरेंट है और वहाँ से आपको फ्री लंच मिलता है जिसकी वैल्यू 1,25,000 रुपये है। अब जो एम्प्लॉयर जो है वो कोई होटल या रेस्टोरेंट नहीं है, ये तो एक डायरेक्टर का रेस्टोरेंट है जहाँ से फ्री लंच मिल रहा है। तो और उसकी वैल्यू जो है वो 1,25,000 रुपये बताई हुई है। अब जो टाइप ऑफ बिजनेस है जहाँ पे ये जॉब करता है वो तो एक फार्मेसी है, एक फार्मा कंपनी है, तो दैट्स नॉट अ होटल। जो एग्जाम्पशन टैक्स लॉ में अवेलेबल है वो तो अगर आप होटल में जॉब करते हैं और वहाँ पे फ्री सब्सिडाइज फूड मिले तो फिर वो एग्जाम्प्ट होता है। तो इसका मतलब ये एग्जाम्पशन यहाँ नहीं चलेगी और ये पूरा 1,25,000 रुपये टैक्सेबल इनकम में शामिल होगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज अबाउट फिक्स स्पेशल अलाउंस 20,000 रुपये पर मंथ टू मीट एक्सपेंसेस होली एंड नेसेसरी इन करंट परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। एक्चुअल एक्सपेंस हुआ 1.5 लाख रुपया। तो 20,000 रुपये पर मंथ उसको मिल रहा है ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए, एक्सपेंसेस मीट करने के लिए। तो क्या ये एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा? ये एक स्पेशल अलाउंस बनता है और स्पेशल अलाउंस अगर ऑफिशियल एक्सपेंसेस के लिए दिया जाए तो वो एग्जेम्प्ट ही होता है। लेकिन वो अगर फिक्स अमाउंट हो और मंथली तनख्वाह में मिल रहा हो तो फिर वो एग्जाम्प्ट नहीं होता है। सो हमने पढ़ा था कि कोई भी अलाउंस जो स्पेशल अलाउंस हो वो एग्जाम्प्ट होता है ऑफिशियल ड्यूटीज़ वाला। लेकिन इसमें एफबीआर ने एक चीज़ क्लैरिफाई की है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कि इसमें शामिल नहीं है अगर अमाउंट आपको सैलरी में फ़िक्स अमाउंट मिल रही हो हर महीने। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल फ़िक्स अमाउंट है जो हर महीने सैलरी मिल रही है। तो इसका मतलब ये तो एग्जाम्प्ट नहीं है बल्कि ये फुली टैक्सेबल होगा। अब अगला सवाल ये कि क्या मैं एक्सपेंसेस माइनस कर सकता हूँ इसमें से? तो एक्सपेंसेस के लिए तो टैक्स लॉ ने सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 में खुद से मना किया हुआ है कि कोई एक्सपेंस सैलरी इनकम से माइनस नहीं हो सकता। तो इसका मतलब 1.5 लाख रुपए का एक्सपेंस माइनस नहीं हो सकता, 20,000 रुपये 9 महीने के इसके टैक्सेबल होंगे। प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन दिया 60,000 पर मंथ और एम्प्लॉयर ने भी इतना ही दिया और एम्प्लॉई ने भी इतना ही कंट्रीब्यूशन दिया। अब ये जो 60,000 रुपये पर मंथ है इसका मुस्तकबिल क्या है, ये हम यहाँ पे अब देखें सवाल में प्रोविडेंट फंड के बारे में रिकग्नाइज है या अनरिकग्नाइज ये नहीं बताया हुआ। तो आपने टैक्स पेयर के फ़ायदे का एग्जम्पशन लेना है और फ़ायदे का एग्जम्पशन यही है कि रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो। तो रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है उसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, वो ऑलरेडी ग्रॉस सैलरी में टैक्स हो जाता है। लेकिन जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उसके केस में आप कुछ अमाउंट माइनस करते हैं। तो 60,000 पर मंथ से पहले तो आप एनुअल वैल्यू बनाएं, मतलब जो साल में कितने पैसे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है उसमें से फिर आप 1.5 लाख रुपए या 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस जो इन दोनों में से कम अमाउंट होगी उसको आपने एग्जाम्प्ट कर देना है। सो अब बनाते हैं ज़रा इसकी कैलकुलेशन। तो पहले तो प्रोविडेंट फंड जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 60,000 और 9 महीने का, तो वो 5,40,000 रुपये बनता है। अब आप दूसरी अमाउंट इसमें से एग्जाम्पशन निकालें, 1.5 लाख रुपए या 10% ऑफ बेसिक सैलरी, तो वो 1.5 लाख रुपए कम अमाउंट बनती है। क्योंकि 10% ऑफ बेसिक सैलरी अगर आप देखें तो वो कितना बन रहा है, 5,40,000 रुपये। तो 5,40,000 और 1.5 लाख में से कम तो 1.5 लाख है, सो 1.5 लाख एग्जाम्प्ट हो जाएगा और आपकी जो सैलरी इनकम में अमाउंट जाएगी जो टैक्सेबल होगी वो 3,90,000 रुपये होगी। नेक्स्ट आइटम इज ऑन 1 दिसंबर 2023 सईद obtained a loan of 25 million from a scheduled bank at 15% markup per annum to acquire a residential house। अच्छा, अब ये जो मार्कअप ऑन लोन है इसका पहले एक डिडक्टेबल अलाउंस हुआ करता था जो अब ख़त्म हो गया हुआ है, तो इसलिए इस टैक्स ईयर में तो ये कि गैर ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, इसका कोई भी टैक्स इम्प्लीकेशन अब नहीं होगा। जिस ज़माने का ये सवाल है उस वक्त इसका एक डिडक्टेबल अलाउंस कैलकुलेट किया जाता था। ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ 5,75,000 फ्रॉम अ लिस्टेड कंपनी। और ये जो डिविडेंड की अमाउंट है ये इन्होंने बताया कि ये नेट अमाउंट है, इसमें से 15% टैक्स भी माइनस हुआ है और ज़कात 62,500 रुपये ये भी माइनस हुई है जो कि अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस है। तो अब हमें एक्चुअली ग्रॉस डिविडेंड वर्कआउट करना है और डिविडेंड जो है वो हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पहले से ही पढ़ा हुआ है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का आइटम होता है डिविडेंड। और इस डिविडेंड को हमने दूसरी जगह पढ़ा था जब हम टैक्स रिजीम्स पढ़ रहे थे कि इसके ऊपर जो टैक्स होता है वो फाइनल टैक्स होता है। तो इसका मतलब इन दोनों प्रोविजंस को मिला के हम डिविडेंड की जगह मुतय्यन कर लेते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के सामने और फाइनल टैक्स रिजीम के नीचे। यहाँ पे लेकिन मुझे ग्रॉस डिविडेंड चाहिए। ठीक है, सो ग्रॉस डिविडेंड फाइंड आउट करने के लिए
क्योंकि सवाल में क्लियरली वो बता रहा है ना कि ये नेट अमाउंट है। तो इसलिए ग्रॉस डिविडेंड फाइंड आउट करने के लिए हम इस फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे। और नेट डिविडेंड जो मैं बताया है 5,75,000, उसमें जमा करें ज़कात जो अगेन सवाल में दी हुई है स्ट्रेट वे, और मल्टीप्लाई कर दें 100/85। 85 इसलिए क्योंकि टैक्स रेट 15% है। अगर यही रेट फर्ज करें 20% होता तो हम 100/80 कर देते इसको। ठीक है जी। सो यहाँ से हमें पता चला कि हमारी ग्रॉस डिविडेंड कितनी है, तो वो 7.5 लाख रुपए बनता है। सो ग्रॉस डिविडेंड हमने वर्कआउट कर लिया। इसको एक वर्किंग का नाम दे देते हैं, वर्किंग, वील कॉल इट वर्किंग 2। और हम इसको भी संभाल के रखते हैं अपनी वर्किंग फाइनल करते हुए, फिर इसको ले आएंगे। विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो 13 लाख रुपए है, जो कि सेकंड लास्ट फिगर होगा हमारा। सो अब हम अपनी सैलरी की वर्किंग फाइनल करते हैं जी। और 13,941,500 इसको नॉर्मल टैक्स regime में लिखेंगे। उसके अलावा जो हमारे पास इनकम है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम वर्किंग नंबर 2, जो कि डिविडेंड की है, और इसको हम फाइनल टैक्स regime के नीचे लिखेंगे। और अब अगर आपसे टोटल इनकम पूछा जाए तो आप फिर इन दोनों को जमा करके बताएंगे कि टोटल इनकम कितना है। लेकिन जो टैक्सेबल इनकम होगा वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल टैक्स regime वाला होगा। इसमें आप डिडक्टेबल अलाउंस ज़कात का बनाएंगे। ये ज़कात वही है जो अंडर ज़कात एंड फिशर ऑर्डिनेंस है। और हमारी जो डिविडेंड की जो वर्किंग थी उसमें हमने इसको वैसे सवाल में स्ट्रेट वे दी हुई है 62,500 की फिगर, और डिविडेंड की वर्किंग में भी हमने इसको इस्तेमाल किया था। तो ये डिडक्टेबल अलाउंस आप माइनस करेंगे नॉर्मल टैक्स regime में। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल इस कन्फ्यूजन को जहन में ना लाएं कि इन डिविडेंड तो था फाइनल टैक्स regime में, तो डिडक्टेबल अलाउंस जो है वो तो नॉर्मल टैक्स regime में है। तो हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है। टैक्स लॉ में क्लियरली ये बात दी हुई है कि आपका जो ज़कात एंड फिशर ऑर्डिनेंस के अंदर जो है ज़कात आपने अदा की है, वो बिल्कुल आप डिडक्टेबल अलाउंस बनाएंगे तो डिडक्टेबल अलाउंस तो है ही नॉर्मल टैक्स regime में, तो इसलिए यहाँ पे ही बनेगा। ओके, इसके बाद आप टैक्सेबल इनकम बना सकते हैं। 13,941,500 में से 62,500 आप माइनस कर दें तो 13,879,000 बन गया। इसके बाद आपको रेट ऑफ टैक्स की तलाश होगी। रेट ऑफ टैक्स आर स्ट्रेट अवे गिवन इन द एग्ज़ाम। और चूंकि नॉर्मल टैक्स regime में सिर्फ सैलरी इनकम ही है, सैलरीड पर्सन की टैक्स रेट अप्लाई करेंगे आप। ये टैक्स रेट अप्लाई करके आप कैलकुलेशन बनाएंगे, एंड व्हाट यू विल गेट इज़ 3852650। अब आपको टैक्स क्रेडिट्स चाहिए हैं। टैक्स क्रेडिट्स हमारे पास सवाल में, आई थिंक हाँ इस सवाल में नहीं है। सो सेपरेट टैक्सेशन में भी टैक्स इम्पोज कैलकुलेट कर लेते हैं। एफटीआर में 15% से बताया हुआ है इन्होंने। सो 1,12,500। सो ये फाइनल टैक्स regime में टैक्स हो गया। उसके बाद टैक्स पेएबल का फिगर सेम होगा जो ऊपर आपने कैलकुलेट किया था, क्योंकि टैक्स क्रेडिट्स नहीं है सवाल में। और विद होल्डिंग टैक्सेस आपको स्ट्रेट अवे गिवन है, 13 लाख रुपए सैलरी वाला टैक्स गिवन है। और 1,12,500 जो डिविडेंड का है वो सेम फिगर बनेगा जो ऊपर आपने टैक्स इम्पोज बनाया था डिविडेंड वाला। और फाइनल टैक्स regime में आप इसको ज़ीरो लिखेंगे, और बाकी ये टैक्स डिमांड आपकी बन जाएगी 2,552,650। ओके, सो दिस इज़ इट। इसमें अब अगर आपका कोई कन्फ्यूजन होगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।